दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज हम इसमें आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स मतलब गणित शिक्षण से संबंधित परीक्षा तिथि 6 फरवरी 2023 का सैंपल पेपर। इसी तरह का प्रारूप आपको एमपी टेट के पेपर में भी मिलने वाला है, जो कि 10 नवंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैथमेटिक्स में पहला प्रश्न है हमारा 2/7 + 7/2 इज इक्वल टू, मतलब 2/7 + 7/2 बराबर हैं किसके? ऑप्शन ए है 1 के, ऑप्शन बी 51/14, ऑप्शन सी 3 सही 11/14 या फिर ऑप्शन डी 55/14। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम सॉल्व कर किए बिना ही आप इसका आंसर नहीं लगा सकते, तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे। देखते हैं यहाँ सॉल्यूशन में आपको बता देती हूँ। 2/7, तो सबसे पहले आप इसमें ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन मतलब त्रियक गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 से हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 7 का गुणा 7 से हुआ, तो 7 सत्तावन हो गए 49। प्लस का निशान बीच में आएगा, बटे में आएगा, नीचे दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, तो 4 + 49 बटे में क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 49 में 4 को हम जोड़ देंगे। 49 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 53, मतलब 53। तो 53 बटे में 14 ऐसा ही हो जाएगा। अब नीचे जिसमें यहाँ पर जो दिया गया है ना 7,2 का लघुत्तम समापवर्तक लिया तो कितना आया? 14। तो 14 ऐसे भी आ सकता है और ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन करके भी आ सकता है। अब 14 का भाग जब आप 53 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? आप समझ गए होंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चुक्के 56 ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 आपके सही यहाँ पर आ जाएंगे। 14 तिया 42, 53 में से जब आप 42 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? आप देख सकते हैं 53 में से जब हमने 42 को माइनस किया तो 11 बचे और नीचे आपके पास कितने आ गए? 14, क्योंकि 14 से हमने भाग दिया था तो नीचे वाली संख्या ऐसी ही रहेगी। और यहाँ पर कितनी बार भाग गया? 3, तो 3 इधर आ जाएगा और जितने शेष बचेंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो 3 सही 11/14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। गणित की वीडियो है तो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, टाइम लगेगा समझने में, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही 11/14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिसेंडिंग, मतलब निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं? अवरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। 20.2, 2.20, 2.022, 2.02, 2.002, 0.222। अब ऑप्शन बी में भी आप यहाँ देख सकते हैं 20.2, 2.20, 2.02, 2.022, 2.002 या फिर 0.222। फिर ऑप्शन नंबर सी में भी आप देख सकते हैं 20.2, 2.02, 2.022, 2.20, 2.002, 0.222, मतलब 3 बार 2। फिर ऑप्शन नंबर डी में भी आप यहाँ देख सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए अवरोही। जब अवरोही किसे कहते हैं? जब संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर घटते क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, तब इसे अवरोही क्रम कहते हैं। तो विकल्पों से स्पष्ट है कि विकल्प ए अवरोही क्रम में है। 20.2 है सबसे पहले, फिर 2.20 है, फिर 2.022 है, फिर 2.02 है, फिर 2.002 है, फिर 0.222 है। तो ये क्या है? घटता क्रम है, बढ़ते से घटते की ओर। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर है। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 45। तो इसको सॉल्व यहाँ देख लेते हैं अपन। आप बिना सॉल्व किए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमें करना ही होगा। और अगर आपको एग्जैक्ट याद है आंसर तो आप लगा सकते हैं। 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज एलसीएम बराबर 60। एलसीएम जब हमने इसका लिया तो कितना आ गया इसका एलसीएम? 4, 5, 6 का तो 60। 5, 6 और 10 का सबसे छोटा सार्वगुणज एलसीएम आ गया 30।
अभीष्ट अंतर दोनों में देखेंगे तो 60 में से जब हम 30 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। तो सबसे छोटा सार्वगुणज का अर्थ है मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, मतलब जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है और कोई शेषफल नहीं बचता है, तो वही संख्या क्या कहलाती है, उसका सार्वगुणज कहलाती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,001, 901, 9,001 या फिर 9,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9,001। देखिए 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए इस तरह से पढ़ते हैं संख्या को, 27,777। 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। अगर आपको 27,777 प्राप्त करना है तो 7,077, 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या आपको जोड़ना होगा। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को योग करेंगे। देख लेते हैं, यहाँ माना 7,077 प्लस 7707 प्लस 7,007। मैंने अभी बताया आपको कि इन तीनों को जोड़ना होगा। में संख्या 1 से जोड़ने पर संख्या 27,777 प्राप्त होगी। मान लिया हमने ये, तो तीनों को आप अगर प्लस करते हो, प्लस 1 से कर देते हो, बराबर लिख देते हैं 27,777। तीनों संख्याओं को पहले आप जोड़ेंगे, प्लस x कर देंगे, बराबर 27,777 ऐसा ही रहेगा। x बराबर अब पक्षांतर करेंगे और 27,777 को पक्षांतर करके यहाँ ले आएंगे और 21,791 जो है वो जब पक्षांतर होगी तो संख्या माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक में हो जाएगी। फिर 27,777 में से आप क्या घटा देंगे, आप घटा देंगे 21,791। तो x बराबर इसका आंसर आ जाएगा 5,986। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। मतलब किसी विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 320 विद्यार्थी, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, मतलब इसका 1/4 हिस्से लड़कियों में है और शेष बचे जो हैं वो लड़के हैं। तो उनके जो संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, तो जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 80 है, 160 है, 40 है या 90 है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका सॉल्व देख लेते हैं कि विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 320 है। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या में 1/4 लड़कियां हैं, तो 1/4 भाग निकालेंगे पहले हम 320 का। लड़कियों की संख्या बराबर 320 गुणा 1/4 बराबर, अब 4 को हम किससे काट देंगे, 4 से भाग हम देंगे 320 में, 4 8 32, 0 का 0, तो 80 बार चला गया। तो आंसर कितना आया इसका, 80। लड़कियों की संख्या कितनी निकली, 80। लड़कों की संख्या 320 माइनस 80, लड़कियों की संख्या उसमें से घटा देंगे, तो 320 में से जब 80 माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा, 240 बचेगा। अब जो लड़के खिलाड़ी हैं उनकी संख्या निकालेंगे, तो 240 गुणा 2/3, तो उनकी संख्या जब हमने निकाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बराबर कितना आया, 3 से 240 कितनी बार कटा, 80 बार, 3 8 24, 0 का 0, तो 80 गुणा 2 आ गए, तो 80 दूनी कितने हो गए, 160। अतः जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या निकाल लेंगे, तो 240 में से हम क्या माइनस करेंगे, 160 को माइनस कर देंगे, तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मतलब एक टैक्सी का जो मीटर लगा होता है 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है। तो मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये किराया दिया। उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। ऑप्शन है 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर,
14 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको देख लेते हैं। 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा कितना लगा 40 रुपये। शेष यात्रा के लिए बचे रुपये 190 माइनस 40 कर दिया तो 150 रुपये बचे आपके पास। 1 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा आपका लगेगा 15 रुपये। 15 रुपये में जाता, अब इसमें दिया है जो भाड़ा प्रश्न के अकॉर्डिंग 15 रुपये में जाता है कितना 1 किलोमीटर। अब 150 में जाएगा बराबर 1/15 गुणा 150 तो 15 धाम हो गए, 15 एकम 15, 0 का 0, 10 किलोमीटर जाएगा। तो मोहन के घर से ऑफिस की दूरी कितनी हो गई 10 + 2 कर देंगे तो 12 किलोमीटर उसकी दूरी हो गई। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी के ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो बाल्टी की धारिता कितनी है? 21 L है, 14 L है, 28 L है या फिर 7 L है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाल्टी में पानी की मात्रा है 2/7, ऊपर देख सकते हैं खाली भाग है 1 - 2/7 तो बराबर कितना हो जाएगा 5/7। 7 एकम 7, 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5 बचे, 5/7 आ गया। 5/7 भाग पानी भरने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा कितनी होगी 15 L होगी। अतः पूरी बाल्टी की धारिता उसमें दिया है 15 L लिखा हुआ है 15 लीटर। 15 गुणा 7/5 कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 3 बार कट जाएगा 5 से 15, 7 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21 लीटर पानी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका 21 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय ऑप्शन ए है 2 घंटे 35 मिनट, 3 घंटे 35 मिनट या फिर 4 घंटे 35 मिनट या 5 घंटे 35 मिनट। तो एक रेलगाड़ी स्टेशन से मतलब रेलगाड़ी का स्टेशन ए से चलने का समय क्या है 17:40 PM। रेलगाड़ी का स्टेशन बी पर पहुंचने का समय 22:15 PM। तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय दोनों में से इसको घटा देंगे तो 4 मतलब 4:30 बजकर अपन ये कह सकते हैं 4:30 के समथिंग 4:35 मिनट या 4 घंटे 35 मिनट में वो पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 90 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 300 वर्ग सेंटीमीटर है, 450 वर्ग सेंटीमीटर है, 240 वर्ग सेंटीमीटर है या फिर 480 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब एक 90 सेंटीमीटर वाले तार को मोड़कर एक आयत बना दिया गया है। यदि आयत मतलब रेक्टेंगल जिसे कहते हैं कि चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देख लेते हैं। तार की लंबाई 90 सेंटीमीटर, तार को मोड़कर आयत बनाने पर आयत का परिमाप सूत्र लगा देंगे 2 कोष्ठक में लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब L + B। ये इसका सूत्र है बराबर 90 सेंटीमीटर, 2 रखा ही ऐसा, L रखा ही है, B का मान आपका कितना है 15 बराबर 90 सेंटीमीटर दिया है चौड़ाई B, चौड़ाई को क्या माना है B बराबर 15 दूनी 30 तो कितने आ जाएंगे इसमें यहाँ पर 30 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखो 21 कितने प्लस आ गए यहाँ पर 30, 15 दूनी 30। अब यहाँ पर देखते हैं 2 1 + 3 हो गए तो बराबर 90। अब 2 1 बराबर 60 तो L बराबर कितना आया 30 आया। L लिखा है ये 1 के जैसा लगाए ना, जो L है ये L मतलब लंबाई लेंथ। तो L बराबर कितना आया 2 से जब इधर पक्षांतर किया तो 2 किसके बटे में ले लिया हमने 60 के बटे में। तो 2 से जब 60 को हमने काटा तो कितनी बार कटा 30 बार। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई तो 30 गुणा 15, चौड़ाई हमें दी थी लंबाई हमने निकाल ली 30 का गुणा हम 15 में कर देंगे तो 15 तिया हो जाएंगे 45, 0 का 0, 450 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कहीं कितनी अधिक है? 35, 40, 20 या फिर 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 4 + 2/3 ले लिया इंटू 90 कर दिया 14/3
मतलब 4 तिया 12, ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन किया, 4 का गुणा 3 से किया, 4 तिया 12, 12 में जब 2 जोड़े तो कितने हुए 14, 14 बटे में 3 गुणा 90 हो गया। 3 से 90 को हम काट देंगे, कितनी बार कटेगा 30 बार, तो 14 गुणा 30 आ जाएगा नीचे, 14 तिया 42, इसका गुणा कर देंगे तो 420 अभिष्ट संख्या। 420 में से आप 395 को घटा देंगे तो कितनी अधिक है 25 अधिक है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं, ये एक बंदाकृति है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, ऑल इज एंगल्स आर 90, मतलब 90 डिग्री, इसके सभी कोण समकोण है। तो ऑप्शन ए है केवल आयत है, ये केवल वर्ग है, आयत या वर्ग है, या केवल समचतुर्भुज है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आयत या वर्ग। आयत और वर्ग के गुण, इनकी 4 भुजाएं होती हैं, ये एक बंद आकृति होती है, इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, मतलब आयत और वर्ग की, इनके सभी कोण 90 डिग्री के 90 डिग्री के मतलब समकोण होते हैं। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए, ये आप यहाँ देख सकते हैं प्राप्तांक हैं ये 25 विद्यार्थियों द्वारा। 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 11, 12, 13 या 14। तो देख लेते हैं, 25 विद्यार्थियों के गणित में को आरोही क्रम में लिखने पर, मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखने पर, सबसे कम अंक फिर ज़्यादा अंक। अब 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं बराबर हैं 12। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। निम्न तालिका आप देखिए, कंप्यूटर्स बेचे उसने, मंडे को कितने बेचे 28, सोमवार मंगलवार को बेचे 25, बुधवार को 37, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार को 23, शुक्रवार को 38 और शनिवार को 25। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। अब देखिए, इसमें सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या में अंतर बताइए। क्या पूछा है देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए क्या पूछा गया है, सोमवार, बुधवार, शनिवार और को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। सोमवार को कितने बेचे 28, बुधवार को 37, शनिवार को 25, तीनों को जोड़ दिया 90 मतलब 90। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेचे कितने 25, 23, 38, इन तीनों को जोड़ दिया 86 हो गए। अब इनका अंतर कर देंगे तो 90 में से आपको 86 माइनस कर देना है। सो ऑप्शन नंबर 4 मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर बी आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 1 बराबर 1, 3 + 5 बराबर 8, 7 + 9 + 11 बराबर 27, 13 + 15 + 17 + 19 बराबर 64। अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में संख्या क्या होगी। अगली पंक्ति का अगर हम लिखें तो उसके दाएं पक्ष में संख्या क्या होगी देखते हैं। 81, 100, 125 या 216। तो पैटर्न का अवलोकन करें। 1 बराबर 1 दिया है देखें, 3 + 5 बराबर 8 दिया है, 7 + 9 + 11 बराबर 27 दिया है, देख लेते हैं आप। तो उपरोक्त पैटर्न में क्रमशः विषम संख्याओं का योग प्रदर्शित हो रहा है। तो पहली पंक्ति में एक विषम संख्या का योग क्या है 3, 5, दूसरी पंक्ति में 2 क्रमागत विषम संख्या का योग है, तीसरी पंक्ति में 3 क्रमागत विषम संख्या का योग है। तो चौथी पंक्ति में क्या होगा, चौथी पंक्ति में विषम 4 क्रमागत संख्याओं का योग है विषम संख्याओं का। अब पांचवी पंक्ति में 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठीकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर पेडागोजी का क्वेश्चन है। यहाँ एक ही कक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न खंडों में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन एक कक्षा तंत्र है जिसमें विरोधाभास की असुविधा से बचने के लिए लोग मानसिक रूप से परस्पर विरोधी विचारों, भावनाओं या अनुभवों को अलग करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अगर देखा जाए तो गणित के शिक्षण अधिगम में
मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक हो कोष्ठीकरण यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये एक प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद को दर्शाता है। सो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। इन परीक्षाओं को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं। ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं। ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा योग मतलब जोड़ और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। 6 - 3 = 4, 6 + 4 = 10, 2 + 7 = 9, 9 + 7 = 3। इस तरह से करता है। तो उपर्युक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है? प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान का, फिर समानुपातिकता का, या पश्च गिनती करना मतलब पीछे जो गिनती करना बैकवर्ड तरीके से, न्यूमेरल्स एंड सेंस ऑफ द नंबर संख्याक एवं संख्याओं का बोध। तो इसमें वे क्या कर रहा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे द्वारा योग और घटाव की प्रक्रिया है। इस तरह आप देख सकते हैं। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। मतलब 6 - 2 = 4 होते हैं और 9 - 6 = 3 होते हैं। पश्च गिनती करने का अर्थ है पीछे गिनना, मतलब एक पीछे गिन रहा है वो, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पीछे की ओर गिनकर घटा रहा है। तो ये उसके पश्च गिनती करने का प्रस्ताव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं मापने जो मापने में सरल हो। फिर गणितीय समझ के आकलन के खुले सिर वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। तो क्या प्रासंगिक है इसमें? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा? बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना, मतलब संख्या अंक लिखे हुए कुछ ऐसे खिलौने दे दिए जाए, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ दे दिया जाए, तो वो उनको खेलने के लिए देना जिससे उनकी पढ़ाई भी हो सके। या फिर अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण करा रहे हों, मतलब कर रहे हों या करा रही हैं। या फिर बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना सिखाना, क्योंकि ये गणितीय चिंतन को बढ़ावा देते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों में गणितीय अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षकों को प्रतिदिन पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियाँ, आकृतियाँ, पत्थरों, डंडियों जैसी सामग्रियों का उपयोग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। क्या गणित की पाठ्य पुस्तक में क्या अवसर उपलब्ध होने चाहिए? एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होगा, अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना, गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना, या फिर औपचारिक कलन विधि का अभ्यास करना। सो ऑप्शन सी, मतलब गणित में संदर्भात्मक समस्याएं बच्चों को देना। नेक्स्ट है, स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा दे दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है? शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, या पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो, या फिर पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ए एंड बी, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। ओनली 4 केवल चौथा नंबर सही है। 2 और 3 मतलब 2 और 3 सही है, या फिर 3 और 4। सो ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है तो वह
3/10 बराबर 1.3 करता है, 7/10 बराबर 1.7 लिखता है, 15/10 बराबर 2.5 लिखता है। इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा? कक्षा में उसका लापरवाह रवैया है, या फिर वे अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है या लगा रही है, या वे एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग कर रहा है, या फिर वे गणित से डरा हुआ है अतः ये त्रुटि कर रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वे अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है। मतलब अंश और हर को जोड़ रहा है। 10 में कितने जोड़ दिए उसने? 3 जोड़ दिए तो 1.3 कर दिया, 7 में 10 जोड़ दिए तो 1.7 कर दिया, और 15 में 10 जोड़कर 2.5 कर दिया। ये कर रहा है वो। सो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक शेषफल या एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को ये समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? देखते हैं। हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूहों में बांटें और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। मतलब ये समझ के क्वेश्चन है, आप अपनी समझ के आधार पर इन्हें लगाएंगे। अलग अलग शेषफल मिलने पर आधारित विभाजन की केवल 2 अंकीय समस्याएं दें, या फिर ऐसा कह सकते हैं शामपट पर 1 या 2 विभाजन के प्रश्नों को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं, मतलब ब्लैक बोर्ड पर करके समझाएं। या फिर ऐसा हो सकता है संबंध को प्रमाणित करने के लिए गुणन एवं योग का उपयोग करें। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार, वैन हेले ने जो सिद्धांत दिया है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं, या इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित होता है? ऑप्शन सी है बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषाओं से संबद्ध होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी, एम्पावरमेंट जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। CPD का अर्थ है सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट, करिकुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CTP का पूरा अर्थ है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारी शिक्षण की योजना बनाने में की सहायता करता है। टीचर्स मतलब शिक्षणों की, मतलब मूल्यांकन जो है इवैल्यूएशन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में, मतलब जो कठिनाइयाँ बच्चों को सीखने में आ रही हैं उनका सॉल्यूशन करने में और उसके अनुसार उपचारी शिक्षण की योजना बनाने में की सहायता करता है। किसकी? टीचर्स की, मतलब शिक्षकों की, माता पिता की, या शैक्षिक अधिकारियों की, एजुकेशनल अथॉरिटीज़ की, या फिर स्कूल इंस्पेक्टर मतलब स्कूल निरीक्षक की। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीचर्स की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? देखते हैं। 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, पुनर्सामूहिकीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, या फिर किसी 2 अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू पहचानना। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने, वृत्त मतलब सर्कल, और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड का उपागम कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, आइकॉनिक है, दृश्यमापिता मतलब आइकॉनिक है, इनएक्टिव है, अभिप्रदर्शन है, या सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्यमापिता कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। मतलब आकृतियों का जो परिमाप है समान हो सकता है लेकिन उनका क्षेत्रफल अलग हो सकता है। आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है, मतलब अलग हो सकता है। एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। या फिर ये कहें कि किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब तक हम उसके आयामों को नहीं जानेंगे, मेजरमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे विकल्प ए से अगर कह सकते हैं कि एक 40 मीटर तार से एक वर्ग और एक आयत बना सकते हैं तो लेकिन उनका क्षेत्रफल भिन्न होगा, ये कथन सत्य है। सो विकल्प बी से भी ये कह सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।